हाँ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। हाँ अपना, हाँ भाई पीछे वाले जवान है ना, मैं आ गया। याद दिला रहा हूं भैया, आ गया। हाँ अपना कल का जो सेशन था वो तो पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस पे ही था। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे अगला लेक्चर है, वो है एंट्रोपी। ठीक है ना, कल स्टार्ट थोड़ी की थी एंट्रोपी। अच्छा ठीक ठीक, आज एंट्रोपी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस एंट्रोपी का स्टार्टिंग पॉइंट अभी अपन लेंगे। आजा बेटा आजा, सुमन जल्दी आ, जल्दी आ। आजा बेटा आजा। आज के ये टॉपिक्स हमारे, हाँ ये सब करवा दूंगा बेटा। हाँ नहीं दूं, चलो नहीं दूंगा, खुश। कल तक जो करवाया वो आएगा, है बेटा। नो नो, ओनली थर्मोडायनेमिक्स है अपने वाले में, केवल थर्मोडायनेमिक्स है जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं। बाकी आपका जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है वो है बेटा, है रिलेट उससे, स्टेटोमेटर से ना, ऐसा कोई रिलेशन इतना कोई वो नहीं है। रिलेशन तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं वही काम आते हैं, बाकी तो उसका क्वेश्चन क्यों डालेंगे अपन। हाँ इसमें जैसे मान लो अपने आइडियल गैस इक्वेशन काम आ गई, समझ गए, अपने कंटेनर काम आ गए, वो तो हमें पता होना चाहिए। हाँ रियल गैस का पता होना चाहिए, वंडरवाल गैस का पता होना चाहिए, वो तो अपने को काम आएंगे। इसलिए बाकी तो मैंने जो पेपर बनाया है, मैं रियल बता रहा हूँ, इजी बनाया है। हाँ इजी पेपर बनाया है, तुम सबके सारे क्वेश्चन सही होंगे जो ईमानदारी से सीट सोल्व की है। डीपीपी प्लस, डीपीपी नहीं की यदि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसने मॉड्यूल जिसके पास है वो और प्लस जो मैंने लिखवाया है, वो अगर मैटर ढंग से पढ़ लिया तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटेड बात है। अब यार जो पढ़ ही नहीं रहा उसके लिए तो मेरी गारंटी क्रॉस कर देना फिर। नहीं पढ़ रहा उसका मैं क्या करूं भाई, उसके लिए तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है बेटा, है ना। तो चलो अपने स्टार्ट करते बेटा। आज का अपना सेशन है वो है एंट्रोपी। करो स्टार्ट। ओके मस्त हो एकदम, चिल। चलो तो अब थोड़े से फुल फॉर्म में, है ना। हाँ फुल फॉर्म का मतलब एकदम बिल्कुल माइंड कंसंट्रेट, क्योंकि आज वाला सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं तुम्हें वही बातें बताने वाला हूं जो बहुत काम की है और जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फालतू का कचरा एनसीईआरटी में भरा पड़ा, वो पढ़ते रहना आराम से, ठीक है ना। अपने यहाँ बात करेंगे मेन टॉपिक्स की जो मैंने यहाँ लिखे हैं, तो उनकी एक एक की बात करेंगे हम। तो भैया हमारा पहला आज का स्टार्ट होता है सेशन और वो है एंट्रोपी। देखो बेटा एंट्रोपी क्या है, अपन बात करें एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी का मतलब होता है, नॉर्मल वे में अगर मैं बात करूं तो अपन बोलते हैं डिसऑर्डर को, रैंडमनेस को। एक नाम आ रहा रैंडमनेस या डिसऑर्डर, मतलब अपनी लैंग्वेज में हम यूं बोल सकते हैं उसको खराब व्यवस्था। अव्यवस्थित मतलब व्यवस्थित नहीं हो, मतलब एंट्रोपी को हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, अव्यवस्थित। अपनी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, एक नॉर्मल भाषा में अगर अपन बात करें तो अपन एंट्रोपी को यूं बोल सकते हैं, एंट्रोपी का मतलब ही होता है अव्यवस्थित होना। अव्यवस्थित अगर कोई चीज होती है ना, वो एंट्रोपी को बढ़ावा देगी, वही एंट्रोपी है। जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी, मतलब जितनी ज्यादा अव्यवस्था फैलेगी, जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा, जितनी ज्यादा मिक्सिंग होगी, एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। उसका नाम ही एंट्रोपी है। शॉर्ट वर्ड में ये बोलूं मैं, मेरा कहने का मतलब मैं अब हूं नहीं, ऐसे सही है। मैं अब क्लास में अगर आऊं, क्लास की एंट्रोपी बिल्कुल कम है, लेकिन मैं जैसे बाहर जाऊंगा एंट्रोपी बढ़ जाएगी इसकी, है ना। क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर से इधर, इधर से इधर, है ना। पीछे वाले मॉलिक्यूल आगे आएंगे, आगे वाले मॉलिक्यूल पीछे जाएंगे, है ना। मॉलिक्यूल का मतलब एज ए स्टूडेंट्स, हाँ अव्यवस्था, रैंडमनेस,
है ना। हाँ समझ गए। हाँ तो मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी उससे, कहने का मतलब। तो अपनी लैंग्वेज में, हाँ सर थोड़ा ऐसे नहीं, तो चालू हो लेकिन थोड़ी सी घुटन सी होती है, रहने दो ऐसे। चलो कर दो आपकी मर्जी। हाँ थोड़ा सा उमस टाइप हो रही थी इसलिए मैंने खोला था। है चलो कोई नहीं, अपन देख लेंगे। हाँ हाँ बेटा, तो देखो अपना स्टार्ट होता है यहां से अपना टॉपिक एंट्रोपी। एंट्रोपी हिंदी वर्ड ये हिंदी भी ऐसा ही है। एंट्रोपी हिंदी में भी ऐसा लिखेंगे अपन, जैसे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। हाँ हिंदी तो लिखना आता ही है एंट्रोपी, बस तो वो हिंदी है, ठीक है ना। और इसको हम देखो, एक चीज का जरूर यहां ख्याल रखोगे कि एंट्रोपी एस होती है, लेकिन स्टेट फंक्शन इसलिए इसको डीएस या डेल्टा एस बोलेंगे हम। डीएस बोलो या डेल्टा एस बोलो, एक ही बात है। हाँ स्टेट फंक्शन अपने को पता है। हाँ लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहां विशेष, कि जो बाकी के स्टेट फंक्शन थे, जैसे डेल्टा एच था, डेल्टा यू था, पढ़ा था ना हमने, अभी जस्ट ही पढ़ा है, उनको हम या उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं। ये कह रहा हूं मैं, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल सकते हैं एस। क्यों, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें थर्ड लो, सेकंड लो, समझ गए। एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होती है, उसका 0 डिग्री मतलब 0 केल्विन पे जो उसका एंट्रोपी होता है वो 0 होता है, हम पढ़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि 0 होता है, इसका मतलब परफेक्ट के लिए तो 0 मान लिया हमने, एक एस दूसरा और लेंगे उसका कुछ निकलेगा, तो उसके रेस्पेक्ट में उसको निकालेंगे तो आराम से निकल सकता है। इसलिए हम ध्यान रखना, एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को। उसको नहीं कर सकते, मतलब स्टेट फंक्शन को नहीं कर सकते हम, लेकिन इसको कर सकते हैं। स्टेट फंक्शन तो है बट इसको कर सकते हैं, मैंने रीजन बता दिया, ये ध्यान रखना। तो तुम्हें फिलहाल तो यही ध्यान रखना है कि स्टेट फंक्शन है, लेकिन इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए क्या है ये। तो हम इसको देखो, यहां ये जो लिखा गया है ये तो हमारा क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंजेस भी बोल सकता हूं मैं, क्या बोल सकता हूं मैं इसको, एंट्रोपी चेंज, ये भी कह सकता हूं मैं इसको। एंट्रोपी चेंज या चेंज इन एंट्रोपी एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है, मतलब ये चेंज के फॉर्म में है। और मैं एस अकेला भी लिख सकता हूं, समझ गए। लेकिन ज्यादातर कंडीशन वो तो हमें एक मेजर कर सकते हैं इसलिए लिखेंगे, बाकी हम एंट्रोपी को हमेशा एंट्रोपी चेंज के रूप में लिखेंगे, ये जरूर ध्यान रखना है। ये तो मैंने स्टेटमेंट बोल दिया, मान लो स्टेटमेंट आ गया कि क्या इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए बताया ये पॉइंट। समझ गए। बाकी जब भी हम इसको फाइंड आउट करेंगे किस में करेंगे, एंट्रोपी चेंज के फॉर्म में करेंगे, लिखेंगे एंट्रोपी चेंज के फॉर्म में लिखेंगे। क्या है ये, अभी अपनी बात हुई थी बेटा, कुछ पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने हैं जो मैंने अभी अभी बोले थे, ये पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए। एक तो ध्यान रखना अपना कि रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, या मैं इसी को बोल सकता हूं डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, या मैं इसी को बोल सकता हूं इंटरमिक्सिंग या मिक्सिंग ऑफ सिस्टम। इन तीनों चीजों का मीन एक ही होता है, नाम अलग अलग है लेकिन इनका तीनों का मतलब एक ही है, इसका नाम ही एंट्रोपी है, इसी को अपना एंट्रोपी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, एंट्रोपी। समझ गए, मतलब एंट्रोपी चेंज है ये अपने आप में, ये ध्यान रखना। मैंने अभी बोला एंट्रोपी चेंज का मतलब डीएस की बात कर रहा हूं मैं यहां। जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा, बिल्कुल जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा या जितनी ज्यादा मिक्सिंग होगी, एक वर्ड आ रहा मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग भी कह सकते हैं, मिक्सिंग भी बोल सकते हैं। मिक्स होने का मतलब मिक्सिंग किसी की भी हो सकती है, जब जब मिक्सिंग होगी तब तब ये ध्यान रखना है एंट्रोपी इंक्रीज होगी, ये ध्यान रखना। मिक्सिंग का मतलब हो सकता है 2 सॉलिड मिल गए, 2 लिक्विड मिल गए, 2 गैस मिल गए, सॉलिड लिक्विड मिल गए, समझ गए। मिक्सिंग का ध्यान रखना है, लेकिन वहां कुछ पॉइंट्स अलग भी हैं, अभी बताऊंगा मैं कि मिक्सिंग होने का मतलब ऐसा नहीं कि
मिक्सिंग में बढ़ती है एंट्रोपी, राइट बात है, उसका नाम एंट्रोपी है। लेकिन कुछ अपोजिट पॉइंट भी होते हैं, अभी अपन उनको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये तो बात समझ में आ गई, ये डेफिनेशन ही है अपने आप में। तो एंट्रोपी मतलब इन सब का मेजर हो गया, मेजर ही तो है, माप भी तो एक अपने आप में। तो मैं यूं भी कह सकता हूं, मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। एक की बात है, मतलब है निकाय की अव्यवस्था का माप। हिंदी की अगर हम बात करें तो निकाय की अव्यवस्था का माप, उसको अपन क्या बोलेंगे, एंट्रोपी। समझ गए भाई? तो ये पॉइंट्स का ध्यान रखना अपने को। ये तो हो गया हमारा एक डेफिनेशन के फॉर्म में पॉइंट। दूसरी बात, आप अगर इसको मैथमेटिकल डिफाइन करो, मैथमेटिकल डिफाइन बोल रहा हूं मैं, मैथमेटिकली डिफाइन, मैथमेटिकली में ध्यान रखना इसको, थोड़ा सा यूं समझे अपन। जैसे मान लो मैंने कह दिया एक ये सिस्टम है, सपोज कर लो, क्या है, सिस्टम, इसमें ये गैस भरी हुई है, मान लो ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। सिस्टम सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो मैंने बोल दिया T2, सपोज कर लो। सिस्टम का टेम्परेचर मैंने कह दिया T1, मान लो थोड़ी देर के लिए, कोई कंपलसरी नहीं है, अपन चेंज भी कर सकते हैं। समझ गए? ये तो मैं मान रहा हूं खुद। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से अगर मान लो ये सिस्टम है, ये बाहर से अगर एनर्जी या हीट एब्जॉर्ब करे, यहां से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब, मतलब हीट, ये सिंबल इधर लगा रहा हूं मैं, हीट एब्जॉर्ब। अब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम कर रहा है खुद, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, सिस्टम ही कर रहा है खुद हीट एब्जॉर्ब एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली फॉर। मैं ये बोल रहा हूं कि किसी निकाय के द्वारा अवशोषित जो ऊष्मा है, या अवशोषित करे ऊष्मा, हीट का ऊष्मा ही हो गई, एब्जॉर्ब हीट, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। पर्टिकुलर टेम्परेचर हो गया मतलब एक फिक्स टेम्परेचर हो गया, पर्टिकुलर टेम्परेचर ले रहे हैं, अपन टी ले रहे हैं। जैसे मान लो इसका सिस्टम का टेम्परेचर कितना लिया अपन ने, टी या T1 जो भी लिया यहाँ, वो ले लिया, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना, यहां ये जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये ओनली इन रिवर्सिबल प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। मतलब मैथमेटिकल टर्म्स में जब भी हम इसको डिफाइन करेंगे तो याद रखना, रिवर्सिबल जो प्रोसेस होगा उसी में हमें फॉर्मूला यूज करना, और उसी के अंदर ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर रहा है। हालांकि इरिवर्सिबल में भी होता है, लेकिन उसकी कहानी अलग है, बताऊंगा मैं भी। अपन यहां जो एंट्रोपी जब जब निकालेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस मान के चलना है, इसलिए मैंने क्या बोला, उसको मैं यहां लिख दूं ds बराबर, एब्जॉर्ब हीट को क्या लिखूंगा, प्लस Q, इसलिए मैं यहां लिखूं प्लस Q। मैंने बोला रिवर्सिबल होगी, रिवर्सिबल के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं यहां लिखूंगा रिवर्सिबल, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा तो T। समझ में आई क्या मेरी बात? तो मैंने क्या लिखा, ds बराबर प्लस Q रिवर्सिबल बाई T, ये इसका मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया। और इसी का यूज करना हमें पूरे एंट्रोपी में, इसी को लेके चलेंगे हम आगे की ओर। हम जो भी डिफरेंट प्रोसेस में एंट्रोपी काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वहां भी इसका यूज करना है। तो ये हमें याद रखना है। यहां ये जो वर्ड है इसका विशेष ख्याल रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, बिल्कुल रिवर्सिबल होगा, ये रिवर्सिबल, ये ध्यान रखना बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये ध्यान रखना। यार रिवर्सिबल प्रोसेस की ही हीट है ये, इरिवर्सिबल प्रोसेस की हीट तुम्हें यहां कैलकुलेट नहीं करनी, ये ध्यान रखना। समझ गए? किसकी करनी है, रिवर्सिबल प्रोसेस की हीट। प्रॉब्लम किसी को यहां तक लिखो इसको थोड़ा सा एक बार, ये मैथमेटिकल टर्म्स है। एंट्रोपी, पहले तो ये तीनों पॉइंट लिख लो, एंट्रोपी के लिए तीनों लिखे हैं बोर्ड में। इनकी हिंदी लिखाने की जरूरत थोड़ी है, हिंदी तीनों की एक ही है, अव्यवस्था।
ये लिखने के बाद ये जरूर लिख लेना, मैथमेटिकल टर्म्स, इन मैथमेटिकल टर्म्स, नीचे लिखो एक लाइन लिख लो छोटी सी, इन मैथमेटिकल टर्म्स लिखो, द एब्जॉर्ब्ड हीट बाय सिस्टम, हिंदी भी लिखा दूंगा, इंग्लिश थोड़ी सिंपल थी इसलिए लिखा रहा हूं, कोई नहीं लिख लो, हिंदी भी लिखा दूंगा अभी। द मैथ क्या लिखा मैंने, एब्जॉर्ब्ड हीट, हाँ, द एब्जॉर्ब्ड हीट बाय सिस्टम in a reversible process, in a reversible process at particular temperature, at particular temperature is known as a entropy change। हिंदी में लिखो, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर उत्क्रमणीय प्रक्रम में, एक निश्चित ताप पर उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा, एब्जॉर्ब्ड हीट बाय सिस्टम मतलब निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्या कहलाएगी, एंट्रोपी परिवर्तन, क्योंकि मैंने डीएस लिखा है यहाँ, एंट्रोपी परिवर्तन कहलाती है। समझ गए भाई, ये लिख लिया सभी ने। चलूं आगे, अब अगला देखो, इसमें ये तो था एक डेफिनेशंस के रूप में बात हो रही है हमारी वो। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ, ये मैं यहां रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इसके लिए ये कर रहा हूं। अगर मैं मान लो सपोज करो सराउंडिंग के लिए लिखता मैं यहां यही बात, सपोज करो किसके लिए, हाँ समझ गए बेटा, वेरी गुड। अगर मैं यहां सराउंडिंग के लिए यूज कर लूं इसी बात को, तो मैं डी एस, ये तो सिस्टम के लिए हो गया, यहां सिस्टम लगा दो जैसे ध्यान में रहे। और मैं अगर सराउंडिंग के लिए लिखूं तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, माइनस क्यू, ध्यान रखना रिवर्सिबल, क्या लिख दूं मैं यहां पे, टी। समझ गए, ये सराउंडिंग के लिए क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अगर उसको अपन प्लस क्यू कर रहे हैं तो उसके लिए माइनस क्यू ही करेंगे। फिर समझ में आ गई मेरी बात, सिंबल तो कन्वेंशन में कोई दिक्कत थोड़ी, ये तो अपन जानते हैं। अगर सिस्टम के लिए मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूं तो वहां उसके लिए तो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। चलो कोई दिक्कत थोड़ी है। अगला पॉइंट देखो इसके अंदर, अब फिजिकली रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं अपन, ये तो था हमारा मैथमेटिकल। फिजिकली रिप्रेजेंट में इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे। किसके थ्रू बात करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू। हालांकि इसमें शायद एग्जाम्पल के लिए मैंने बना रखा है, हाँ ये रहा एंट्रोपी के एग्जाम्पल, ये रहे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, देखो कुछ बातें तो तुम्हें ध्यान रखनी है। ये तो तुम्हें इसका तो पता होना चाहिए, मैं उस पेज में लिख देता हूं जो खोल ही लिया पेज उसको, है ना, तो यहां लिख देता हूं मैं एक बार, कहां गया वो, ये रहा। एक तो ये ध्यान रखना, फिजिकली रिप्रेजेंट, भौतिक रूप से बात करो मैं, और वहां एंट्रोपी जो डीएस होती है वो तुम सबको पता है वैसे तो। सॉलिड जो है, लिक्विड जो है और गैस, इनमें तुम जानते होंगे डीएस का ऑर्डर, पता है ना भाई। जितना ज्यादा, अभी मैंने क्या बोला था, मेरे वाला पॉइंट फॉलो करो, रैंडमनेस ज्यादा कहां, गैस में ही है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल क्या दूर दूर हैं, तो रैंडमनेस ज्यादा कहां होगी, गैस की होगी, इसलिए गैस की सबसे ज्यादा एंट्रोपी होगी, सॉलिड की सबसे कम होगी एंट्रोपी। समझ गए। अब कुछ बातें ध्यान रखना यहां, ये तो हमें पता है ही डीएस के लिए। एक आप लोग, अगर मैं इसको फिजिकली रिप्रेजेंट ऐसे कर दूं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, मैंने बोल दिया यहां सॉलिड टू लिक्विड ऐसे, तो सॉलिड से लिक्विड जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्ट या फ्यूज। मेल्ट या फ्यूजन तो बोलते हैं।
तो मैं यहां फ्यूजन लिख सकता हूं, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं गलन, बोलते होंगे। हाँ, और यदि मैं लिक्विड से गैस की ओर जाऊं तो फिर लिक्विड को गर्म करेंगे तो वेपर बनेगी, तो वेपोराइजेशन हो गया, वेपोराइजेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वाष्पन या वाष्पीकरण बोलते होंगे। और अगर मैं उल्टा कर दूं, गैस को लिक्विड की ओर ले आऊं मैं वापस, तो तुम्हें पता है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। और यदि मैं लिक्विड को सॉलिड में लेके जाता हूं, फ्रीजिंग बोलते हैं उसको, फ्रीज, फ्रीजिंग, जिसको हम हिमांक भी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, हिमांक या जमाव बिंदु, एक ही बात है, जमाव, हिमांक, जमना, है ना। अब ये मैंने जो पॉइंट लिखे ये तो हमारे वो हो गए। और अगर मैं इसको सीधा ही ऐसे बोल दूं, सॉलिड से गैस हो डायरेक्टली बिना लिक्विड में चेंज हुए ही, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। समझ गए भाई। अब तुम इन प्रोसेस के अंदर आराम से बता सकते हो क्या किसमें हो रहा है। ये मैंने नहीं लगाया इधर ना, ये तुम्हें अच्छी तरह दिख रहा है। अगर मैं एक एक पॉइंट लिखूं, देखो मैंने यहां ये बात बता दी पहले ही, इसलिए इन सब प्रोसेस को एक जगह ही फिक्स कर दिया हमने। यहां देखो फ्यूजन में क्या हो रहा है। अब मैं सिंबल इसका लिखूं यहां पे, ये लो मैंने इससे लिख देता हूं मैं, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो भैया ds इंक्रीज होगी। अगर मैं लिक्विड से गैस में जाऊंगा तो ds इंक्रीज होगी। अगर मैं सॉलिड से गैस जाऊंगा तब भी ds इंक्रीज होगी। प्रॉब्लम किसी को। अगर मैं वापस गैस से लिक्विड में आऊंगा तो ds डिक्रीज होगी। अगर मैं इधर आऊंगा तब भी ds इंक्रीज होगी। अब सॉरी डिक्रीज लिखा मैंने, बोल दिया होगा इंक्रीज, हो सकता है जल्दीबाजी में, डिक्रीज निशान सही लगाया। अब यदि मैं वहां, तुम्हें ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, तुम्हें डायरेक्ट देगा अगला, तुम्हें बोलेगा जैसे वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, ऐसे नाम आएगा वहां किसका, मतलब इसमें एंट्रोपी इज, फिर वहां आएगा इंक्रीज डिक्रीज लिखा हुआ। तो तुम्हें तो पता है यार, लिक्विड से गैस में जाएगा उसी को तो वेपोराइजेशन बोलते, तो दिख रहा हमें तो। समझ गए। तो अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, जैसे वहां आएगा लिखा हुआ फ्यूजन, नाम आएगा लिखा हुआ कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। तो ये एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हो गए, और ये यहीं पे मैंने फिक्स कर दिया इसको। समझ गए मेरी बात को, लिख लीजिए फटाक से। एरो का ध्यान रखना, एरो किधर लगा रखा है। गर्मी से लगी ना। हाँ,
हो गया। चलो अब देखो इसके अदर एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। ये तो मुझे अब दिखाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं ये तो नाम लिखे हुए हैं, इनसे रिलेट दूसरे नाम और लिखता हूं मैं। जैसे चलो भाई जैसे मान लो मैंने नाम लिख दिया यहां पर एग्जाम्पल के लिए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुगर, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुगर ऐसे बोल दिया मैंने। अब तुम खुद सोचो, माइंड लगाओ एक बार। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुगर का मतलब है सुगर का या शर्करा का क्रिस्टलीकरण। शर्करा का क्या हो रहा है? क्रिस्टलीकरण। तो तुम्हें तो पता है यार, शर्करा का क्रिस्टलीकरण होने का मतलब है कोई लिक्विड है और वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, क्रिस्टल बन रहा है, मतलब सॉलिड बन गया। समझ गए? अब यार लिक्विड से सॉलिड बनता तो आपको तो पता ही है, डीएस डिक्रीज हो गई। क्या हो गई? डिक्रीज। इसलिए यहां डीएस क्या होगी? डिक्रीज। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, दिक्कत थोड़ी आ रही इसमें। मान लो मैंने बोल दिया बॉइलिंग ऑफ एग प्रोसेस, बॉइलिंग ऑफ एग प्रोसेस, अंडे का उबलना, अंडे का उबलना या अंडे की उबलने की प्रक्रिया। और ये एग्जाम्पल पीवाईक्यू में एक बार नहीं कई बार पूछा गया, इसलिए स्टार लगा देता हूं, है ना। हाँ क्या होगा सोचो जरा। वही तो गलती करते, इंक्रीज होता है, वही तो बता रहा हूं। ध्यान रखना बेटा हम क्या करते हैं, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वैसे सोच लेते हैं, क्योंकि हम अंडे को जानते हैं और अंडे का यूज भी किया, इसलिए हमें पता है कि यार उसको उबालते हैं तो वहां। हाँ सर है? हाँ गर्मी से लग रही है शायद, ओन थोड़ी ऐसी। हाँ फैन चलाऊं क्या? कहां से? यहां से? ठीक है। हाँ हाँ थोड़ा बहुत फैन तो जरूरी है चलना। हाँ ध्यान दो बेटा, इसकी बात क्या है, हम क्या सोचते हैं डेली लाइफ की तरह सोच लेते हैं कि यार अंडे को उबालते हैं, एग को बॉईल करते हैं, तो एग वैसे स्टार्टिंग पोजीशन में तो क्या होता है? लिक्विड। लेकिन जैसे ही हमने उसको बॉईल किया तो हमने देखा, अच्छी तरह उसको काट के देखते तो वो सॉलिड से किस, लिक्विड से किस में चेंज हो गया? सॉलिड में। तो हमारे माइंड में तो वही आता सीधा कि यार ये तो डिक्रीज हो गई एंट्रोपी। ऐसा नहीं होता, हम अंदर की प्रोसेस को भूल जाते हैं वहां। उसमें अंदर क्या होता है? आप बायो के स्टूडेंट हो, प्रोटीन होती है अंडे के अंदर, अपने को पता है। तो ध्यान रखना, एक की इसका आंसर होता है फिक्स, मतलब इसकी एंट्रोपी डिक्रीज होती है, उसका रीजन होता है प्रोटीन का डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है विकृतीकरण, प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण ऐसा होता है। ध्यान रखना। पीछे तक आवाज आ रही है? ज्यादा तो नहीं है, कम करो इसको। सही है। तो प्रोटीन के विकृतीकरण के कारण ऐसा होता, ध्यान रखना, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन या विकृतीकरण का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेक होना। मतलब जो बॉन्ड होती है ना, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होती है, उनके अंदर बॉन्ड ब्रेक होते हैं। वो बायो में तुम लोगों को सर अच्छी तरह बता देंगे, जूलॉजी के अंदर मयंक सर, समझ गए? तो वहां क्या होता है, मतलब बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होते हैं। और बॉन्ड ब्रेक जब जब होंगे तब तक एंट्रोपी इंक्रीज होती है, याद रखना। तो इसलिए एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसलिए मैं यहां लिख सकता हूं डीएस, ये इंक्रीज होगी बेटा, इंक्रीज। और इसका रीजन ध्यान रखना, ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन
समझ गए? प्रोटीन का विकृतीकरण, ये लिख देता हूं हिंदी में भी, ये लो, प्रोटीन का विकृतीकरण। और इसको एक नाम और बोल सकते हैं, मैं दूसरा नाम भी लिख देता हूं, या मैं कह सकता हूं यहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग किसके? प्रोटीन के, ये भी कह सकते हैं अपन, दोनों बातें। इसलिए इसकी जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है बेटा, बढ़ती है। ये पॉइंट पूछा गया कई बार। अगला नेक्स्ट एग्जांपल यहीं लिख देता हूं। एक आप कभी भी याद रखना, ऐसा वर्ड आ जाए डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन को बोलते हैं अपन हिंदी में, मतलब हिंदी लैंग्वेज में अपन घुलना, एक तरह से घुलना ही हो गया। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? घुलना। और जब भी घुलता है, मिक्सिंग होती है तो घुलेगा ही। भाई मिक्सिंग, घुलने का मतलब क्या हुआ? डिसोल्यूशन का मतलब मिक्स हो गया, घुल गया वो। और घुलने पे मिक्सिंग में क्या होता है? डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। तो डीएस इंक्रीज, ये ध्यान रखना है जी। ये नहीं आया समझ में? डिसोल्यूशन का मतलब घुलना यार। हाँ, मिक्सिंग हो गया, एक तरह से घुलना। अरे अपन जैसे मान लो, सपोज करो मैंने बोल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, किसमें? पानी के अंदर, तो वो क्या होगा? डिसोल्यूशन तो होगा उसका, घुलेगा ही वो तो, समझ गए? तो वहां घुलने से उसके अंदर जो रेंडमनेस है वो क्या होगा? बढ़ेगा, समझ गए? तो इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ, उसको मिक्सिंग से रिलेट करके डायरेक्टली इंक्रीज कर दिया। अगर मैं इसकी जगह ये वर्ड भी यूज कर सकता हूं, मिक्सिंग, ये लो मैंने, मिक्सिंग ऑफ मैटर, कोई भी मैटर है उसका मिक्सिंग करें हम। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर सॉलिड सॉलिड, मैंने लिख दिया यहां पर लिक्विड लिक्विड, मैंने लिख दिया यहां पर गैस गैस। अगर मैं इनका मिक्सिंग करता हूं तो यहां भी जो डीएस होती है वो इंक्रीज होती है। ये एक ही बात है, दोनों वर्ड। समझ गए? मतलब मिक्सिंग में बेसिकली ये ध्यान रखना, मिक्सिंग जब भी होगी तो हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होती है। तो ये थोड़े वर्ड है, इसलिए बता रहा हूं कि कई बार डिसोल्यूशन आ गया, अपन सोच रहे यार सर ने तो लिखा है नहीं, ये डिसोल्यूशन वर्ड कहां से आ गया? नहीं, इसलिए लिखा है मैंने वर्ड। बाकी हमें तो पता ही है कि मिक्सिंग या इंटर मिक्सिंग में होता क्या है, हम तो जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता तो होना चाहिए ना उस चीज का। चलो आगे, ये लिख लो फटाक से 3000 पॉइंट। अगर मैंने बोल दिया, मान लो आपने कई बार सुना होगा पीपीटी बनती है, प्रेसिपिटेट बनता है ना, सुना होगा नाम? हाँ, प्रेसिपिटेट बनने का मतलब नीचे बैठ गया। नीचे बैठने का मतलब जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? व्यवस्थित। व्यवस्थित होंगे तो एंट्रोपी क्या बोलते हैं उसको? घटना। इसलिए याद रखना, पीपीटी अगर कहीं बन रही है तो वहां हमेशा याद रखना एंट्रोपी डिक्रीज होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, चलो आगे है? गेट बंद करूं क्या? अरे डिस्टर्ब तो नहीं हो रही बाहर से? अगर मान लो जैसे मैंने एग्जांपल बोल दिया, चलो भाई रुको, चलो। अरे यार मैंने मान लो ये कह दिया, मतलब पीपीटी फॉर्मेशन की बात करो मैं, पीपीटी फॉर्मेशन, वहां पर ध्यान रखना एंट्रोपी जो होती है वो डिक्रीज होती है, ये ध्यान रखना। पीपीटी जब भी बनती है ना
प्रेसिपिटेट बोल रहा हूं मैं। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो Ag प्लस आयन रिएक्ट विद HCl, तो तुम्हें तो अच्छी तरह पता है क्या बनाएगा ये, Ag प्लस प्लस HCl है, तो क्या बनाएगा, AgCl का पीपीटी बनेगा। तो पीपीटी हमेशा क्या होता है, नीचे बैठेगा, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वो जरूरी नहीं है जो मैं एग्जांपल लूं वही लो, आप और कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, अपन कोई कंपल्सरी नहीं यही ले अपन। Ag प्लस को HCl के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं तो AgCl ही तो बनेगा भाई। तो AgCl का क्या बन गया, वहां पीपीटी बन गया। अगला नेक्स्ट एग्जांपल इसके बाद, मान लो मैंने एक ये लिख दिया I2 सॉलिड टू I2 एक्वस, ऐसा लिख दिया, क्या होगा यहां पर, मतलब आयोडीन को जल में घोल दिया, समझ गए। तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक्वस आ गया ना लिखा हुआ, इसका मतलब जल में घोला, इसको जल में घोलते क्या होगा, मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग होगी तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। ये लो जी, समझ गए। मैंने मान लो सपोज करो ऐसा बोल दिया, एक तो ये ध्यान रखना है जो एंट्रोपी होती है DS, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, मतलब टेम्परेचर जब जब बढ़ेगा DS बढ़ेगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, मान लो यहां पर ये वाला जिंक 300 केल्विन सॉलिड है ये, और यहां भी जिंक ही बन रहा है सॉलिड 400 केल्विन, ऐसे कर दिया मैंने। 300 से 400 जिंक सॉलिड सॉलिड, लेकिन 300 400 टेम्परेचर ज्यादा वेरीफाई हो गया यहाँ, वो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो DS क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गए। नेक्स्ट याद रखना, जो DS है एंट्रोपी चेंज, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, मतलब प्रेशर जितना ज्यादा करेंगे उसकी एंट्रोपी उतनी कम होगी, ये ध्यान रखना बेटा। जैसे मान लो मैंने कह दिया नाइट्रोजन गैस है, ये मान लो मैंने बोल दिया 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसी को मैं नाइट्रोजन गैस को अगर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेके जाऊं, तो आपको ये पूछे यहां एंट्रोपी घटेगी कि बढ़ेगी, 5 ATM। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो एंट्रोपी घटेगी, इसलिए DS क्या होगा, यहां कम होगी। समझ में आई क्या मेरी बातें। तुम्हें यह ध्यान रखना है बस मेन पॉइंट की, टेम्परेचर बढ़ेगा एंट्रोपी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा एंट्रोपी घटेगी। अगला पॉइंट चलो, हालांकि ये चीजें खुद के पढ़ने की होती हैं वैसे, तो उसमें लिखी हुई NCERT में कुछ बातें इनमें से, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो मेन पॉइंट तो करवा ही देते हैं, क्वेश्चन पूछे गए उनमें से, तो चलो भाई। चलो पीछे गर्दन ला रहे, बोले नहीं नहीं सर अभी नहीं चलना। वाह यार, पानी वाले भैया भी मजे लेते हैं, पूरी बोतल भर के आए गए, बोले सर पानी ना पी सके ढंग से। हाँ भाई चलो बड़ा, हाँ अब देखिए आगे,
नेक्स्ट एग्जांपल, एक ध्यान रखना, जो एंट्रोपी चेंज है वो एटॉमिसिटी पे भी डिपेंड करती है। इस पे करती है एटॉमिसिटी, और वो होती है डायरेक्टली प्रिकॉशनल एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी जानते हैं क्या? परमाणुकता। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम जितने ज्यादा होंगे, मैं यहां लिख देता हूं, ये लो नंबर ऑफ एटम, ये लो, ये बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। जैसे मान लो मैंने बोल दिया O2 और O3, तुम्हें पूछे DS का ऑर्डर बताओ, O3 की ज्यादा होगी क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 2 और इसकी एटॉमिसिटी 3 है। समझ गए प्रॉब्लम? लेकिन ये ध्यान रखना, ये तभी लागू होता है कब? सेम फेज, फेज सेम होनी चाहिए। अगर फेज डिफरेंट हो फिर तुम एटॉमिसिटी देखो, नो, फेज क्या होना चाहिए? सेम। समझ गए ना? अरे भाई सॉलिड सॉलिड हो, लिक्विड लिक्विड हो, गैस गैस हो, ऐसे जैसे ऑक्सीजन भी गैस है और ओजोन भी गैस है, ऐसे बोल रहा हूं मैं। तो फेज सेम होगा तभी तुम्हें एटॉमिसिटी यूज करनी है। उस टाइम तुम्हें अगर एंट्रोपी पूछे तो बता देना। अगला नेक्स्ट एग्जांपल, एक अगर मान लो कई बार एटॉमिसिटी सेम आ जाती है, फेज भी सेम है और एटॉमिसिटी सेम आ जाए, तब हम किससे देखें उसकी एंट्रोपी? तब देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट से, मतलब DS डायरेक्टली प्रिकॉशनल मॉलिक्यूलर वेट। समझ गए? ये कब कब? जब फेज भी क्या हो? सेम, एंड कौन? एटॉमिसिटी, ये दोनों सेम हो, उस कंडीशन में मैं मॉलिक्यूलर वेट देखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया यहां पर, जैसे ये F2 गैस, Cl2 गैस, Br2 गैस, I2 गैस, और तुम्हें पूछा एटॉमिसिटी DS बताइए, DS का ऑर्डर बताओ। तो अभी क्या कहा था मैंने कि यहां देखो एटॉमिसिटी सेम, फेज भी सेम, तो फिर मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे हम। इसलिए मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ज्यादा किसका होगा? आयोडीन का। तो ज्यादा किसकी होगी? आयोडीन की। तो ये DS का ऑर्डर हो गया। समझ गए भाई? तो ये कुछ एक पॉइंट है, इनको ध्यान रखना हमें, जैसे एटॉमिसिटी है, मॉलिक्यूलर वेट है, समझ गए, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इनके बारे में ध्यान रखना अपने को। हाँ चलो आगे। बोल बेटा। नहीं तो इसकी कंडीशन लिखी है ना, फेज और एटॉमिसिटी, ये कंडीशन है ना लिखी हुई बेटा। मतलब व्यवस्थित हो जाए, ये कहना चाहते हो? नहीं तो वो अपन डेली लाइफ वाले यहाँ यूज नहीं कर सकते। अपन अपन सोच रहे हैं किसके अकॉर्डिंग? मोटे और पतले आदमी के अकॉर्डिंग। भाई पतला आदमी जल्दी व्यवस्थित हो जाए, मोटा आदमी जल्दी व्यवस्थित नहीं होगा, ऐसे बोल रहे हो क्या आप? तो वो तो आदमी अब डेली लाइफ में यूज करें उसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। मैंने अंडे वाला दिया था ऐसे तो एग्जाम्पल, तो मैंने भी वही तो कहा था कि अंडे डेली लाइफ में हम जो देखते हैं वो थोड़ी होता हर जगह। इसमें मतलब इसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट का मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है ना, मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मेनली वैसे देखा जाए तो नहीं, मॉलिक्यूलर वेट पे तो डिपेंड कर ही कर रहा है। ये ध्यान रखना, उसकी साइज पे भी डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? ये साइज पे। मॉलिक्यूलर वेट के साथ इसकी साइज भी देखी जाएगी इसमें। तो साइज जितनी ज्यादा साइज होगी उसके मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनको साइज के अकॉर्डिंग क्या होगा? ज्यादा मतलब रेंडमनेस हो जाएगी, घूमने फिरने के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी वहां। समझ में गई मेरी बात? भाई जैसे एक तो ये इतने की साइज हो इसमें हो, और एक ये इतनी बड़ी साइज हो, तो एक तो यहां हो वही, क्योंकि एटॉमिसिटी तो सेम है, तो एक तो दो जने यहां घूमे और एक दो जने यहां घूमे,
तो ज्यादा रेंडमनेस कहाँ हुआ, इस वाले में हुआ, इसलिए बेटा ये है। जाओगे, जाओ तो, तकलीफ हो रही है, था दिक्कत हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया समझ भाई, चलो आगे बेटा। पूछ लिया करो अगर कोई समस्या होती है किसी पॉइंट में, तो ऐसे शांत मत बैठा करो, पूछा करो कि सर ये कहां से हुआ, पूछ लिया करो ऐसे कोई तकलीफ हो तो। चलो आगे फिर चलते हैं अपन। अच्छा अभी तो हाँ, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान दो बेटा। एंट्रोपी चेंज इन डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज देखेंगे हम, अलग अलग प्रोसेस है ना उनके अंदर। वे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। मतलब विभिन्न प्रक्रमों में एंट्रोपी परिवर्तन, अलग अलग जो अपन देखते हैं ना प्रोसेस, एडियाबेटिक है, साइक्लिक है, आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, उनके अंदर देखेंगे हम, अलग अलग प्रोसेस है उनमें देखेंगे एंट्रोपी चेंजेस क्या होती है। तो मैं इसको डेरिवेट नहीं करके, क्योंकि डेरिवेट करने से कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें डायरेक्ट सीधी ट्रिक बताता हूं जो तुम्हें याद भी रहे, क्योंकि मैं डेरिवेट करूंगा बिना फालतू का टाइम खर्च होगा, तुम्हारे कोई मतलब भी नहीं है, तो क्या करोगे डेरिवेशन करके, समझ गए। इसलिए मैं सीधा बता रहा हूं तुम्हें, दो बातें ध्यान रखना है यहां अच्छे से। पहली बात तो याद रखनी है, मैं जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, और इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है ds इज इक्वल टू CVM, ये CVM है ध्यान रखना, वही क्या लिखो, पढ़ा होगा ds का फॉर्मूला भाई, है जी, नहीं टी नहीं आता, यही तो मैं कहना चाहता हूं। होता है क्वेश्चन टी लेंगे तो वहां कट जाता है। इसलिए बेटा अभी बताऊंगा, मैं तो ये पूछ रहा हूं क्या फॉर्मूला क्या होता है इसका बताइए, जनरल फॉर्मूला क्या यूज करते तुम लोग, सभी प्रोसेस यूज करो, जितने सारे 5 प्रोसेस ले लिए मान लो मैंने, उन सब के लिए जनरल फॉर्मूला अगर मैं यूज करना चाहूं तो मैं क्या लिखूं इसके लिए, जनरल फॉर्मूले के लिए आपको पता है अपन सीधा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक तो सीधा लिख दिया अपन डायरेक्टली 2.303 NR लोग बेस 10 में V फाइनल बाई V इनिशियल, या फिर P फाइनल बाई P इनिशियल, सॉरी P इनिशियल बाई P फाइनल, हाँ उल्टा होता ना वॉल्यूम का, समझ गए। प्लस 7 के अंदर मैं क्या लूंगा, उसका CP और CV का फॉर्मूला और जोड़ूंगा, तो सबके लिए जनरल फॉर्मूला आ जाएगा एक। अब CP CV के लिए मैं क्या जोड़ूं यहाँ पे, अगर मैं CV यूज करूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, CVN, क्या लिखूं है बताइए, आप लोग पढ़ाओ था या रिपीटर बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, बताइए। मैंने पीछे पढ़ा दिया इसलिए पूछ रहा हूं, ऐसे कोई मैं नहीं पढ़ाता तो नहीं पूछता, लेकिन मैं पढ़ा दिया इसलिए पूछ रहा हूं, नहीं तो नहीं पूछता, क्योंकि मैंने हीट कैपेसिटी अभी तो पढ़ाई है, उसी को तो यूज करूंगा मैं, यहां कोई अलग थोड़ी करूंगा है। बताइए भाई, है बोलो, तू बता बेटा, पढ़ाओ तो है ही। मैं ये बोल रहा हूं CVM, और मैं यहां लिखूंगा DS बराबर CPM, इसको आगे बढ़ाओ फॉर्मूले को, ये कह रहा हूं है। नो नो नो, डेल्टा टी तो मतलब ही नहीं है, है? हाँ बेटा, तू बता बेटा,
बताओ यार, मैंने पढ़ा दिया भाई, क्या हुआ? अच्छा, पीछे देख रहे हो वो क्या, कौन सा आएगा है? बताओ भाई। अरे तुम बहुत सारे बच्चे बैठे हो यार, रिपीटर बच्चे भी कई बैठे हुए हैं। बोल भाई, बोल भाई क्या आएगा? ये नहीं, एंट्रोपी बता। है, है बेटा, है, तू बता दे यार। नहीं बताओगे? अरे यार, है भाई, तुम तो बता ही नहीं रहे यार, ये तो गलत बात है। छुपा के रखेंगे, नहीं बताएंगे सर, है। तो मैं फिर, हाँ मैं तो बताऊंगा ही बेटा। मुझे तो बताना ही है। ध्यान रखना, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे उन फॉर्मूले का, एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, सी वी एम एन डेल्टा टी, याद आया होगा। और वो कौन आएगा, उसकी हीट के बराबर आएगा, क्योंकि क्यू तो है वो अपन मेन फॉर्मूला, डी एस बराबर क्यू बाई टी लिखते हैं, क्यू बाई टी। और कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर एडियाबेटिक वगैरह ये यूज करूंगा मैं वहां। एडियाबेटिक में तो क्यू जीरो हो जाएगी, इसलिए जीरो हो गई, वहां तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मतलब आइसोबारिक आइसोकोरिक के अंदर अगर मैं यूज करूं, तो वहां हमारे पास में क्या आएगा? सुनना अभी, इधर देखो, ध्यान दो, मैं तभी तो बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखा करो। आपका मेन फॉर्मूला क्या है? क्यू रिवर्सिबल बाई टी, यही तो लिखते हो, डीएस बराबर। समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा इधर, इसलिए आप इसकी जगह, क्योंकि ये देखो, आपने मान लो सपोज करो आइसोकोरिक प्रोसेस ले लिया, क्या ले लिया? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब तुम समझ गए, वी कांस्टेंट है, और वी कांस्टेंट लेने का मतलब तुम समझ गए क्यूवी हो गया यहां, और यहां क्यूवी किसके बराबर होता है? सीवीएम एन डेल्टा टी के बराबर होता है। ये मैं यहां लिख दूं तो आपको मैं सीधा ही कर देता हूं, यहीं पे टी लिखूंगा, यहां नहीं लिखूंगा। बोले सर ये कहां से आ गया? ये यहां डीएस आ जाएगा ना, अब क्या आ जाएगा यहां पे? डीएस। मैंने ये टी लिख दिया नीचे, ये क्यूवी था, यहां सीवीएम एन डेल्टा टी, और ये टी है ही नीचे क्यूवी की जगह, तो यह आ गया, ये टी है ही। इसका फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो तुम्हें पता ही है, सीवीएम एन बाहर आ जाएगा, और डेल्टा टी 1/t डेल्टा टी। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल, क्योंकि टी इनिशियल टू टी फाइनल तक करेंगे इंटीग्रेशन। समझ में आ रही क्या मेरी बात? और बाहर क्या आया? ये आया बाहर, यही तो था। देखो मैंने वहां वही लिखा, सीवीएम और सीपीएम लिखा होगा, सेम एज इट इज। में ऐसे आइसोकोरिक की जगह अगर मैं आइसोबारिक, देखो इसका क्या है मैं बता देता हूं, या इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा सीवीएम एन, ये तो बाहर आ गया, और एल एन नेचुरल लोग। इसका इंटीग्रेशन क्या है अपने पास में? एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ये इंटीग्रेशन वही है जैसे आपने पहले किया था, मैंने वर्क वाला इंटीग्रेशन करके बताया था, वैसा इंटीग्रेशन ये है। तो यहां ये आ गया। अगर मैं इसकी जगह, जैसे मैंने यहां पर आइसोकोरिक लिया, वैसे मैं आइसोबारिक ले लूं, तो पी कांस्टेंट करूंगा क्या? प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। और पी कांस्टेंट करते ही यहां पर क्या आ जाएगा? क्यूपी, और क्यूपी की जगह क्या लिख दूंगा? सीपीएम एन डेल्टा टी। बस यहां सीपी आ जाएगा, बाकी सेम, मतलब यहां वही, यहां सीपी आएगा, बाकी एज इट इज। समझ गए? इसलिए मुझे पूरा प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं इधर, ये कह रहा हूं। अब देखना यहां सीवीएम एन, और यहां लिखूंगा एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल, सेम एज इट इज सीपीएम एन एल एन। ये नेचुरल लोग है, एल एन नेचुरल लोग, टी फाइनल बाई टी इनिशियल, प्लस जनरल बता रहा हूं मैं। प्लस करूंगा, यहां ध्यान रखना सीवी है तो वी का ले लो,
सीपी है तो पी का ले लेना। कौन सा एक फॉर्मूला था, दो, इसको एलएन में ले रहे तो एलएन ही ले लो, 2.303 तो बाद में कर लेंगे, कहां दिक्कत आ रही है, अपन तो एलएन में ले रहे तो एलएन में ले लो। यहां एलएन में लेंगे इसको तो ये आएगा अपने पास में एन आर एलएन। देखो सीवीआर है तो यहां लिखूंगा वी फाइनल बाई वी इनिशियल, यहां भी वही एन आर एलएन क्या आएगा, पी इनिशियल बाई पी फाइनल, मतलब प्रेशर सीपी के साथ प्रेशर लेना है। ये जनरल फॉर्मूले दोनों हर प्रोसेस में काम आएंगे। अब हमें हर प्रोसेस को याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए दोनों लिखा दिए मैंने। प्रोसेस को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रोसेस को मैं ऐसे डेरिवेट करके बताता तुम्हें, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग, तब बहुत टाइम लगता, समझ गए। अब सुनना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब चलो आगे, ये तो हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। मैं इसको मिटा दूं क्या, तो मैं यही लिख देता हूं, ध्यान में रहे थोड़ा सा, क्योंकि इसके सामने लिखूंगा तो अच्छा लगेगा, समझ गए। हाँ अब सुनना, इसको मैं यहां से बंद कर देता हूं और अब आराम से देखना बेटा। पहला मैंने ले लिया यहां आइसोबारिक प्रोसेस, ध्यान देना। अगर मैं आइसोबारिक ले लूं तो आइसोबारिक किस में यूज होता है, पी कांस्टेंट होता है, ये तो सभी को पता है। और पी कांस्टेंट होना मतलब जहां पी आएगा वही यूज करेंगे अपन, समझ गए। पी कहां आ रहा है, इसमें ही आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। और जब ये कांस्टेंट हो गया तो ये तो पूरा क्या हो गया, समझ गए होंगे मेरी बात। तो बचा क्या, ये ओनली 4, इसलिए आइसोबारिक का फॉर्मूला वो बन गया, क्या बन गया, डी एस बराबर सीपीएम, क्या आया, एन, एन तो है ही वहां, एल एन, क्या लिखो, टी फाइनल बाई टी इनिशियल। कोई प्रॉब्लम, इसको मैं चेंज करूं, मैं यूं भी लिख सकता हूं डी एस बराबर, यहां लिख दूं मैं, देखो सीपीएम तो है ही, अगर मैं एल एन को किस में कर दूं, बेस 10 बेस में, तो यहां पर क्या कर दूंगा 2.303 सीपीएम कर सकता हूं। अरे बाद में लिख दो, तो यहां लिख दो, एक ही बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले सर यहां क्यों लिखा, मैं अगर इसको ऐसे लिखता ना, कंफ्यूज मत हुआ करो, सीपीएम कोई फर्क नहीं पड़ना है, एन एल एन के पहले लिख दो चाहे 2.303, कोई दिक्कत नहीं है। लोग बेस 10 में क्या आएगा, टी फाइनल बाई टी इनिशियल। ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। जब जब तुम्हें क्या दे, आइसोबारिक प्रोसेस दे, तब सीपी की वैल्यू लिखनी है, एन दिया हुआ मिलेगा, टी फाइनल इनिशियल तुम्हें क्वेश्चन में मिला हुआ होगा। समझ गए मेरी बात, सब सेम डिटू ऐसे ही करेंगे। जैसे इसकी जगह मैं अगला ले लूं, नेक्स्ट पेज निकालना पड़ेगा अब तो मेरे को, क्योंकि ये बोटे लिख दिए मैंने। अगर मान लो मैं इसकी जगह क्या ले लूं, आइसोकोरिक प्रोसेस सेकेंड नंबर का आइसोकोरिक ले लूंगा बेटा, तो देखो वापस ध्यान देना, इस वाले में आइसोकोरिक वी कांस्टेंट, इसमें वी का है ऊपर वाले इक्वेशन में, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट होता है यही आएगा। कहने का मतलब कोई चेंज नहीं है, केवल जहां हमने सीपी लिखा वहां सीवी लिखना और बाकी कोई चेंज नहीं है। ये याद रखने के लिए ट्रिक बताई है मैंने कि जनरल फॉर्मूला याद रखना, इसलिए कहा है मैंने, नहीं तो मैं तुम्हें अलग डेरिवेट करके एक एक बताता तो तुम सारे फॉर्मूले को रटते, फिर बैठे बैठे रटते फिरते 2 दिन तक, समझ गए। अब तुम जनरल फॉर्मूला याद रखो, बस कहानी खत्म, क्योंकि सारे इसी में छुपे हुए पूरे, समझ गए। तो अब ध्यान देना, अभी क्या बात हुई थी, मैंने कहा था कि देखो अगर मैं वीक को कांस्टेंट कर दूं तो डीएस बराबर क्या हो जाएगा, अभी लिखा था अपन ने, क्या था वो, सीवीएम, एन क्या था, एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल, या मैं इसी को यूं भी लिख सकता हूं, क्या, सीवीएम एन
2.303 लोग बेस 10 में क्या आएगा, टी फाइनल बाई टी इनिशियल। ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। किसके लिए यूज होंगे, आइसोकोरिक के लिए। अगर तुम्हें तीसरा आइसोथर्मल दे दे, क्या दे दे बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय, समताप में टी कांस्टेंट होगा, क्या होगा, टी कांस्टेंट। उन दोनों फॉर्मूले में ध्यान देना, दोनों फॉर्मूले में हमें टी आ रहा है, ये रहा। चाहे मैं इसमें टी कांस्टेंट कर दूं ये आएगा, और इसमें टी कांस्टेंट कर दूंगा तो ये आएगा। कहने को तो दोनों ही आइसोथर्मल के हैं, दोनों के एक ही है, बस वी फाइनल की जगह पीवी बराबर, आपको पता है पीवी कांस्टेंट होता है, तो वो बॉयल्स रूल लोग कर देंगे फॉलो, तो वी फाइनल वी इनिशियल की जगह पी इनिशियल पी फाइनल कर देंगे, कहां दिक्कत आ रही, बाकी तो सेम ही है। समझ गए मेरी बात। आइसोथर्मल टी कांस्टेंट, ये पूरा नेग्लेजिबल, ये बचा, इसको लिखना और कुछ नहीं करना। समझ गए। इसलिए मैं क्या कर दूं यहां पर, यहां ये कर दूं कि आपके पास में डी एस बराबर क्या लिखूं मैं, अभी लिखा था मैंने, क्या था उसमें, एन आर, याद आया होगा। टी नहीं है इसमें, मैं फिर बता रहा हूं, इस फॉर्मूले में आइसोथर्मल में टी कांस्टेंट, इसलिए टी नहीं होता, ये ध्यान रखना है। अपन सीधा रट्टा रटाया रहता है। एक बार ये जेई में पूछा गया क्वेश्चन ना, शायद 19-20 के अंदर लगभग, फॉर्मूले में एनआरटी आया था और एक में एनआरई आया था। अपन सोचते रहे यार एनआरटी होता है, अरे भाई एनआरटी तो वो अलग गया, यहां एनआरटी नहीं होगा, टी कांस्टेंट या तो कैंसिल आउट हो जाएगा वो, जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे तब। तो यहां सीधा लिखेंगे एनआर, क्या होगा, एलएन, क्या होगा, वी फाइनल बाई वी इनिशियल, या मैं इसी को यूं लिख सकता हूं, डीएस बराबर 2.303 एनआर लोग बेस 10 में वी फाइनल बाई वी इनिशियल, ये लो जी मेन फॉर्मूला। या डीएस बराबर क्या लिख दूं, 2.303 एनआर लोग बेस 10 में पी इनिशियल आ जाएगा यहां बस, अपॉन पी फाइनल, ये भी इसी का है। ये आइसोथर्मल के दो फॉर्मूले, डिपेंड करता है तुम्हें वॉल्यूम दिया हुआ क्वेश्चन में या प्रेशर दिया हुआ है, डिपेंड उस पर करेगा। अगर प्रेशर दिया ये यूज कर लेना, वॉल्यूम दिया ये यूज कर लेना, आइसोकोरिक दिया ये यूज कर लेना, आइसोबारिक दिया पहले लिखवाया वो मतलब सीपी आएगा केवल, वो यूज कर लेना। ये लो तीन प्रोसेस है, तीनों के ही फॉर्मूले, बाकी फॉर्मूले ही नहीं, तो तीन ही फॉर्मूले हैं। किसमें, समझ गए मेरी बात को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लिख लो। अच्छा पीछे वाला रह गया, क्या बात नहीं आया, हाँ कौन सा, ये वाला, हाँ ये वाला, ये कहां से आया ये बताऊं, बता दूंगा, फिर उतार लो एक बार, अभी बताता हूँ। हाँ बताना ही पड़ेगा, फिर तुम पूछ रहे हो तब तो बताऊंगा ही। नहीं नहीं बता दूंगा, अरे ऐसे नहीं है, मैंने तो शॉर्ट में इसलिए किया है कि तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है डेरिवेशन से, इसलिए। बाकी अभी बता दूंगा, मेरे को तो 1 मिनट लगेगी, नो टेंशन, अभी बता दूंगा, मस्त रहिए। चलो क्या हुआ, उतरा नहीं, चलो एक बार उतार लो, ये उतार लो एक बार, है ना, अगले पेज में उतार लो ये, उसके बाद में उतार लेना, अभी टाइम दे दूंगा।
बस तुम्हारा क्वेश्चन बेटा ये कि ये कहां से आए, यही तो है, उसमें यही तो थे, ये कहां से आए अभी बताता हूं। चलो हाँ बेटा तू समझना, देखो है ना, इधर समझना, क्या कौन सा टॉपिक है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टी कांस्टेंट, और टी कांस्टेंट में डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी का मतलब डेल्टा यू जीरो। फर्स्ट लो फ्लोट क्या होता है, डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डब्ल्यू। आपको डब्ल्यू फाइंड आउट करना है ना, और डब्ल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता ये क्या था, माइनस पी एक्सनल, क्या था, डेल्टा वी लिखोगे। और ये हमने पहले नहीं, ये किसके लिए था, ये तो इरिवर्सिबल के लिए, किसके लिए था, इरिवर्सिबल। हम कौन सा पढ़ रहे हैं, रिवर्सिबल, तो हमें कौन सा करना है, रिवर्सिबल वाला, डब्ल्यू रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल का क्या था, माइनस में 2.303 एनआरटी लोग बेस 10 में क्या था, वी फाइनल बाई वी इनिशियल, इनिशियल। मैं लिखूंगा क्या, क्यू माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो क्यू क्या आ जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा ना, ये 2 पॉइंट प्लस में आएगा 303 एनआरटी लोग वी फाइनल बाई वी इनिशियल। ये कौन आया, क्यू रिवर्सिबल, डिवाइड बाई क्या करते हो, टी, क्यू बाई टी नहीं करते हो, टी से टी कैंसिल, बचा क्या, वही बचा जो मैंने लिखा है, आ गया। इसलिए है बेटा, है ना, तो मैं बार बार बोल रहा था ये पॉइंट की बेटा टी से टी कैंसिल, ऐसे बोल भी रहा था मैं कि बेटा टी से टी कैंसिल, वो यहां हो रहा था, वो टी से टी कैंसिल, समझ गए। तुम्हें डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, ये डेरिवेशन सिर्फ बताई मैंने तुम्हें समझाने के लिए, तुमने पूछ लिया इसलिए। यार क्या कहां चला गया, समझ गए भाई, ये डेरिवेशन सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताइए, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना ये और ये बस, ये तो अपने आप ही हो गया, ये याद रखो, एक याद है, दूसरा ऑटोमेटिक याद है। और मैं तो ये कह रहा हूं कोई याद मत रखो, जनरल फॉर्मूले दोनों याद रखो, समझ गए। आइसोकोरिक पूछे सीवी ले लेना, आइसोबारिक पूछे सीपी ले लेना, आइसोथर्मल पूछे दोनों को उठा देना और इधर वाला ले लेना, कहानी खत्म। फॉर्मूले 3 ही यार, इससे बढ़िया ट्रिक, सस्ती ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी हिंदुस्तान में, इतनी सस्ती ट्रिक यार, कम थोड़ी इतनी, जनरल फॉर्मूले याद रखो है, और उससे 3 ही फॉर्मूले डेरिव करने, आइसोबारिक पी मतलब सीपी वाला लो, बाकी सब कैंसिल, आइसोकोरिक सी वी मतलब कोरिक वी वॉल्यूम, सीवी वाला लो, बाकी सब कैंसिल। और जब आइसोथर्मल पूछे तो टी दोनों में आता, इसलिए कैंसिल इधर वाला लेना, बस कहानी खत्म। ये लो, अब इससे बढ़िया ट्रिक और क्या हो सकती है यार, आ गया, बचे दो, दोनों जीरो, बचे कौन, साइक्लिक एंड एडियाबेटिक दोनों जीरो। बोले सर दोनों जीरो, हाँ क्योंकि बता रखा है, समझ गए। चलिए जी अभी बताता हूं, कई सोच रहे बोले जीरो कैसे हुआ, ये देखिए अगला प्रोसेस है एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। ये एक चीज ध्यान रखना बेटा, सारे जो आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक सब रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का एक भी नहीं है,
अरे यार तुम लोगों ने क्यू रिवर्सिबल लिख रहे हो तुम। ds बराबर क्या लिखा था, प्लस क्यू रिवर्सिबल बाई टी लिखा है, तो रिवर्सिबल की तो आ रही है एब्जॉर्ब हीट, इसलिए सारे फॉर्मूले किसके हैं, रिवर्सिबल के हैं, रिवर्सिबल में ही यूज होंगे, इररिवर्सिबल में मत लेना। समझ गए क्या मेरी बात? हाँ, तो मैं नाम नहीं लिख रहा यहां, मैं सीधा लिख रहा हूं एडियाबैटिक प्रोसेस, अभी आइसोथर्मल, क्योंकि तुम समझदार हो कि सर ने लिखा था क्यू रिवर्सिबल, तो रिवर्सिबल के लिए ही है। समझ गए? मतलब जितने में लिखा है ना वो सब रिवर्सिबल के लिए है। यार अपन ले ही रिवर्सिबल के लिए, हीट कौन सी ली, बस तो फिर सारे रिवर्सिबल के आएंगे, इरिवर्सिबल के कहां से आ जाएंगे भाई? आगे समझे? तो यहां अगर मैं इसकी बात करूं तो क्यू क्या होगा, 0। जब क्यू 0 लोगे तो सोचने की आवश्यकता है, ds बराबर क्या होगा, 0। बोले सर ds बराबर 0 कैसे कर दिया आपने? अरे यार अभी तो लिखा था फॉर्मूला, ds बराबर प्लस क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू टी, इसको 0 लिखो 0 आएगा। आ गया। और अगला 5वां प्रोसेस साइक्लिक। अब साइक्लिक में तो बिना सोचे ही कर लिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि साइक्लिक ds कौन स्टेट फंक्शन है, ds कौन है, स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन जो भी होते हैं उनकी वैल्यू साइक्लिक में क्या होती है, 0 होती है। ये पहले तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया था पॉइंट, याद आया होगा? हाँ, इसलिए सब टोटल अपने फंक्शन हो गए, प्रोसेस हो गई। मतलब फॉर्मूले 3 ही है, और इन 3 फॉर्मूले में मतलब यूं उलझ जाते हैं अपन, पता नहीं कहां से क्या आ गया, कुछ नहीं, एकदम इजी है। जनरल याद रखो, 3 ही फॉर्मूले हैं, बस फिक्स याद रखो। आइसोकोरिक पूछे V देख लेना, आइसोबारिक पूछे P देख लेना, आइसोथर्मल पूछे T के दोनों हटा देना, इधर वाले काम आ गए, बस इतना ही है, और है ही नहीं कुछ। ये हमारा टोटल प्रोसेस हो गया। लिख लिए दोनों, उतार लो फटाक से दोनों, मतलब दोनों में 0 और उनके फॉर्मूले, 5 ही प्रोसेस हैं। जैसे ये मैंने ट्रिक के थ्रू बताया, अभी मैं ट्रिक और बता रहा हूं एक, किसके लिए, ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मतलब एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, अवस्था जो स्थानांतरण, अवस्था परिवर्तन, उसके लिए एंट्रोपी चेंज देखे तो हम कैसे देखेंगे, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, चाहे कोई पूछे तुम्हें, सब में वही फॉर्मूला यूज करना। चलो आगे, कहां गया, ये रहा, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी अच्छा पॉइंट है भैया, क्वेश्चन आता है यहां से भी, ये लो मैंने स्टार लगा दिया यहां भी, है ना, ध्यान रखना। सुनो, ये देखो अवस्था स्थानांतरण के लिए बात करा, ये अवस्था स्थानांतरण, समझते ना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होना, और इसकी 3 बातें मैं एक साथ लिख देता हूं। अवस्था स्थानांतरण देखो, अपना ds बराबर क्या होता है बेटा, प्लस क्यू रिवर्सिबल बाई टी, यही तो अपना मेन फॉर्मूला। और जब जब अवस्था चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी, तो वहां स्टेट चेंज होती है, जो हीट होती है उसको अपन क्या लिखते हैं, हीट को अपन क्यू बराबर में क्या लिख सकता हूं बेटा, डेल्टा एच, हीट तो होती है। तो मैं यहां इस फॉर्मूले में क्या लिख दूं, यहां पर ये ds बराबर डेल्टा एच बाई टी, डेल्टा एच बाई टी या डी बाई टी, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। क्या है, जनरल फॉर्मूला, जैसे वहां था ना जनरल फॉर्मूला, वैसे ये जनरल फॉर्मूला है, मतलब यही फॉर्मूला यूज होगा हर जगह। अब हर जगह कहां, 3 पॉइंट याद रखने तुम्हें। चलूं, पहला, अगले पेज में लिख देता हूं मैं, एक बार समझ लो, हाँ एक बार समझ लो भाई। पहला ले लो मैं, फ्यूजन, दूसरा ले लो मैं वेपोराइजेशन, और तीसरा ले लो मैं सब्लिमेशन। 3 मेन है, यही पूछते हैं एग्जाम में, यही पूछे गए हैं। मतलब फ्यूजन का समझते ना, मेल्ट होना, हाँ
मेल्ट पिघलना यार, हाँ गलना, हाँ। और एक वेपोराइजेशन, वेपर बने वाष्प, हाँ। और एक सब्लिमेशन, मतलब सीधे सॉलिड से गैस में। मतलब इसको तो तुम समझ गए होंगे। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं यहां पर मान लो वाटर ले लूं, वाटर सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, वाटर लिक्विड में चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब फ्यूजन ऑफ सॉलिड। समझ गए? सॉलिड का तो करेंगे अपन फ्यूजन, तभी तो लिक्विड बनेगा भाई, और किसका बनेगा? समझ गए? तो यहां एक चीज विषय ध्यान रखने, थोड़ी सी तुम्हें एक जरूर, हालांकि वो लिखा हुआ मिलेगा पेपर में, न भी आई तो तुम्हें ध्यान रखना है कि बर्फ जब पिघलती है तो बर्फ का जो पॉइंट होता है पिघलने का, बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना होता है? टेम्परेचर आएगा, हालांकि लिखा हुआ। अरे अपन बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट यूज करते 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यार, तो 273 है। तो वहां नहीं लिखा हुआ तब भी तुम्हें 273 यूज करना है। टी नहीं लिखा हो ना, तब भी तुम्हें कितना यूज करना है? 273। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और वेपोराइजेशन तुम्हें पता, बॉइल बनना, बॉइल होना, तो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां अगर मैं इसको यूं लिखूं H2O लिक्विड टू H2O वेपर या गैस, तो यहां T तुम्हें फाइंड आउट कितना मानना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 373 केल्विन। और यहां तुम्हें कितना मानना है? T 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। ये थोड़ा ध्यान रखना अपने को। और यहां सब्लिमेशन में तुम्हें टेम्परेचर दिया हुआ मिलेगा। समझ गए? ये दो बातें तुम्हें याद रखनी है। सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है सबको पता है। H2O सॉलिड से किसमें जाए? सीधा गैस में। समझ गए भाई? अब देखिए तुम लोग, अगर मैं इसके लिए एक बात करूं तो हमें कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल लिखना है फॉर्मूला। क्योंकि जो क्यू होती है वो किसमें चेंज होगी? सब्लिम फ्यूजन में चेंज होगी फ्यूजन के लिए। इसलिए मैं यहां लिखूंगा डेल्टा एच, और यहां लिख दो फ्यूजन अपॉन टी। अगर मैं इसके लिए डेल्टा एस फाइंड आउट करूं तो डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच वेपोराइजेशन वेप बाई टी। और यदि मैं इसके लिए यूज करूं तो यहां तुम्हारा डी एस बराबर क्या आएगा? डेल्टा एच किसके लिए? सब डिवाइड बाई टी। ये लो जी, इसके अलावा चौथा फॉर्मूला नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम्हें ये तो समझाने के लिए बताइए मैंने बात। हमें तो पता है फॉर्मूला एक ही यूज हो रहा है, डेल्टा एच बाई टी। अरे एंथैल्पी बाई टी तो हो रहा है सब में, बस ये नाम आ रहा फ्यूजन और वेपोराइजेशन सब्लिमेशन आने दो, हमें क्या दिक्कत है? हमारा तो फॉर्मूला डी एच बाई टी है, कहानी खत्म। टेम्परेचर आएगा दिया हुआ क्वेश्चन में, यूनिट का ध्यान रखना है। देखो अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं, यूनिट किसकी? डीएस की, क्या होती है? प्लस क्यू बाई टी। रिवर्सिबल ध्यान रखना। क्यू क्या होती है? मतलब कैलोरी या जूल, बाई टी का मतलब है केल्विन, ये यूनिट। अगर मैं इसको पर मोल फाइंड आउट करूं, पर मोल, पर मोल का मतलब कौन हो गई है? एंट्रोपी पर मोल इंटेंसिव बन गई। वैसे तो एक्सटेंसिव है, समझ गए? लेकिन पर मोल फाइंड आउट एन से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड, डिवाइड करूंगा तो एन का आ जाएगा, यहीं पे आएगा। इसलिए अपने पास में पर मोल क्या आ जाएगा? डीएस प्लस क्यू रिवर्सिबल अपॉन एन टी, ऐसे तो आएगा। और अगर मैं ये लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं यहां? जूल पर मोल केल्विन। समझ गए भाई? तो बात है कि ये याद कर लो, चाहे ये कर लो, पर मोल के लिए मोल हो लगाना, बस और कुछ नहीं करना। समझ गए? लिख लो। जनरल फॉर्मूला ये रहा। हाँ बेटा, पर
यूनिट बताऊं? मैं बोल रहा था बेटा डीएस क्या है, पहले तो मुझे ये बताइए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये तो पता है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डीएस, ये तो पता है ना। और अगर मैं इसको डीएस बाई एन लिख दूं, डीएस बाई एन का मतलब हो गया पर मोल एंट्रोपी चेंज, पर मोल एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज। और ये हो गई इंटेंसिव, मोलर एंट्रोपी होगी ना अपने आप में। अब मैं ये कह रहा हूं यूनिट की बात करूं मैं, तो डीएस बराबर क्या लिखूंगा मैं? जूल पर केल्विन लिखूंगा, क्योंकि देखो अपना इक्वेशन क्या था? डीएस बराबर क्यू बाई टी था, ये तो था। क्यू कौन है? हीट ही तो, हीट क्या होती है? जूल, कैलोरी, कुछ भी लिख सकते हो। जूल बाई टी केल्विन टेम्परेचर हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसको पर मोल लूंगा तो इसको एन से क्या करूंगा? डिवाइड। डिवाइड का मतलब यहां अपॉन एन लिखूंगा, क्योंकि अपॉन एन तो लिखा यहां, तो यहां भी अपॉन एन करूंगा तो एन यहीं तो मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या कर दूंगा यहां? डीएस इज इक्वल टू जूल अपॉन केल्विन, तो है यहां मोल आ जाएगा एन की जगह, तो ये यूनिट हो गई। लेकिन ये क्या है? डीएस बाई एन की यूनिट है पर मोल के लिए। हाँ जी सर, जी सर। लिख लिया भाई? अगला पेज चल लूं? जी, वो तो टेम्परेचर दिया हुआ मिलेगा बेटा क्वेश्चन में, फिक्स नहीं होता इसका, क्योंकि अपन सॉलिड से गैस में चेंज करें तो हर के लिए अलग अलग होता है, बिना मतलब लिक्विड बने ही। हालांकि जल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे जल, लेकिन जल में नहीं होता ऐसा, ये ध्यान रखना है ना। ये लिखना, ये अतिशोक्ति गलत होगा लिखना। हाँ, ये जल में नहीं होता, समझाने के लिए बता दिया कि सॉलिड टू गैस, ये समझाने के लिए बताया मैंने कि सॉलिड से गैस में चलेंगे तब उसको सब्लिमेशन बोलेंगे अपन। तो यहां में क्या लिख सकता था? आयोडीन लिख सकता था, तब बेस्ट एग्जाम्पल होता, क्योंकि आयोडीन में होता है ऐसा, आयोडीन सॉलिड है I2, तो वो किस में चेंज होगा? गैस में। तो यहां हो सकता है ये लिक्विड नहीं बनेगा। नौशादर ले लूं, अमोनियम क्लोराइड, समझ गए? अगर इसकी जगह NH4Cl, ये सॉलिड होता है, इसको भी यदि मैं डायरेक्टली NH4Cl गैस ले लूं, तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल यूज करेंगे यहाँ। तो इन सब का टेम्परेचर अलग अलग होता, फिक्स नहीं होता है, इसलिए टेम्परेचर तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा लिखा हुआ। तुम्हें मैंने याद क्या रखना, ये फॉर्मूला बस तीनों का, और फॉर्मूला सेम ही है, डीएच बाई टी। अब कहीं फूस आ रहा है, आ रहा है ना फूस, एव्यूअस, हाँ, कहीं पर वेप आ रहा है, कहीं पर क्या रहा है? सब आ रहा है, आ रहा होगा, हमें क्या दिक्कत है? जो आ रहा है हमारा तो फिक्स फॉर्मूला हो गया जनरल, क्या? डेल एच बाई टी, बस फिक्स रखो। वैल्यू पुट अप करनी है हमें, कुछ भी दो ना क्वेश्चन में, क्या मतलब? हीट देख लेना और टेम्परेचर देख लेना, दोनों को डिवाइड कर देना, आंसर आएगा। और हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। चेंज कहां करना? यूनिट का विषय ध्यान रखना, लेकिन कि यहां भी यूनिट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, ख्याल रखती है यूनिट अपने आप में, कैसे वो देखना। चलो थोड़ा सा जल्दी एक दो क्वेश्चन करा दूंगा ना। मैंने सोचा कि बहुत कुछ करवा दूंगा वो आज, लेकिन हुआ नहीं। बहुत कुछ करवा दूंगा ऐसा सोचा था, लेकिन हुआ नहीं है। यार एंट्रोपी एक दिन में थोड़ी होती है, फिर भी मैंने तो सोचो आप एंट्रोपी को खींचा है। चलो भाई, और मैंने वो सारी चीजें करवा दी जो बहुत काम की हैं, जहां से क्वेश्चन आते हैं वो सब हो गई, क्वेश्चन वाली सारी बातें हो गई हैं।
मतलब ये तुम्हारे टोटल क्वेश्चन होंगे इससे, कोई एक दो क्वेश्चन बचेंगे वो अलग है, थोड़ा सा सेकंड लो थर्ड लो के ऊपर डिपेंडेंट डालेंगे, स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है सेकंड थर्ड लो में, वो बताऊंगा मैं। चलो अपन चलते हैं आगे। क्या चल रहा था मैं, हाँ शुरू से ले लेते हैं यार, क्यों भगे आगे। ये रहा, ये तो उसका कल वाले का, ये कराऊंगा पहले एक क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, पढ़ो। तुम्हें कह रहा है ए पिस्टन फिल्ड विद 0.04 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली, कल करवाया था कि एक्सपेंड रिवर्सिबली, मतलब रिवर्सिबली एक्सपेंड हो रही है कोई गैस, समझ गए। एक्सपेंड समझते ना, गैस खुद क्या कर रही है, पिस्टन को ऊपर की ओर लगा रही है, धक्का लगा रही है ऊपर की ओर। हाँ तो ये कह रहा है कि उसका जो वॉल्यूम है 50 ml से 375 ml हो गया, और वो भी देखो स्पष्ट कह रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एट डज सो इट एब्जॉर्ब 208 जूल ऑफ हीट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है, हीट कितनी है 208 एब्जॉर्ब कर रही है, इसका मतलब क्यू क्या हो गया प्लस में 208, यही तो कह रहे हैं। ये तो दिक्कत थोड़ी आ रही ना, आ रही किसी को नहीं आ रही। एक बात तो बोलिए कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा डेल्टा यू 0, समझ गए। इसलिए यहां आपको पता है ये 0 है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा -W, समझ गए, प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो, क्यू का जो वैल्यू है वही वैल्यू किसका आएगा W का, लेकिन अपोजिट, समझ गए। इसका मतलब हीट किस में प्लस में 208, तो ये कितना आएगा माइनस में 208। आंसर देखो, प्लस में 208 और माइनस में 208, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। मैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, सिर्फ लैंग्वेज का क्वेश्चन ओनली, फोर कुछ भी नहीं है। कहां जरूरत इसको सोल्व करने की, बताओ मेरे को जरा, है किसमें था, अच्छा डीबी में है क्या, अच्छा अच्छा है? हाँ ऐसे ही मिलेंगे तुम्हें, इससे भी इजी मिलेंगे, इससे भी इजी है भाई। हाँ इससे रिलेट देखो क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, एक क्वेश्चन लिखा हुआ था एंथैल्पी चेंज फॉर ट्रांसिशन ऑफ टू लिक्विड टू स्टीम, लिक्विड टू स्टीम कह रहा है, तो समझ गए होंगे लिक्विड से स्टीम वेपोराइजेशन हो गया, मतलब ds बराबर डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी, कितना दिया हुआ 40 किलो जूल, 40 गुणा 10 की पावर 3 अपॉन टी कितना है 400 जूल में आएगा ये, समझ गए किस में आएगा जूल में। ये कितना आया 100 10 यार आ गया, ये हो गया 100, अरे सॉरी 10 ही आएगा तो 100 आ गया, हाँ कितना आया 100 जूल, समझ गए होंगे, प्रॉब्लम तो नहीं है। एंट्रोपी है 100 जूल पर केल्विन, ये ध्यान रखना। हाँ हिंदी लिखाऊं, लिख लो। द्रव को वाष्प में बदलने के लिए, द्रव को वाष्प में बदलने के लिए 40 किलो जूल पर मोल ऊष्मा चाहिए, तो 400 केल्विन पर डेल्टा एस क्या होगी, द्रव को वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए 40 किलो जूल पर मोल, तो 400 केल्विन पर डेल्टा एस फाइंड आउट करना तुम्हें।
ये मैंने यहां पर किलो जूल में था, जूल में चेंज कर दिया, इसे जूल में लिखा है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पीवाई क्यूज में जितने भी क्वेश्चन करोगे ना, सब में जूल में आंसर आएगा, किलो जूल में लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, इसलिए। समझ गए? लग गया क्या? क्या कह रहा था? प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज। एक चीज मैंने बताई नहीं तुम लोगों को, एक चीज वो लिखना, हमेशा याद रखना, हालांकि तुम्हें पता है सब, लेकिन बता दूं फिर भी मैं, ध्यान रखना, डेल्टा एन जी का जो सिंबल आता है ना, वही सिंबल आपका डीएस का होता है। डेल्टा एन जी का जो सिंबल आता है ना, वही सिंबल किसका होता है? एक केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एस का। समझ गए? मतलब डेल्टा एस डेल्टा एनजी निकाले ना, तो अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव आ रहा है, अरे मोल किसके? प्रोडक्ट के माइनस मोल किसके? रिएक्टेंट के। तो अगर डेल्टा ए नेगेटिव तो एंट्रोपी भी नेगेटिव। समझ गए? अगर डेल्टा एन पॉजिटिव तो एंट्रोपी भी पॉजिटिव, ध्यान में रखना ये। तो देखो यहां देखो आप क्या पूछा, ये नेगेटिव एंट्रोपी, नेगेटिव क्या करा? सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यही हो गया। अमोनिया निर्माण की हेबर प्रोसेस पढ़ी है ना अपन ने, N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस और ट्वाइस NH3 गैस, तो डेल्टा एन गैस कितना आया? माइनस का 2, तो डेल्टा एस भी क्या आएगा? माइनस नेगेटिव। समझ गए? तो यही हो गया, बाकी में नहीं है। बाकी में देखो तो क्या लिखा हुआ? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन समझते हैं ना? डिसोसिएशन, डिसोसिएट होना, तो वहां एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। ये याद रखना, लिखा है था मैंने, अभी मिक्सिंग हो गई ना एक तरह से, बढ़ेगी, टूटेगा। एक और ध्यान रखना, कभी भी आयोनाइजेशन होता है ना, जैसे मान लो आपने आयोनाइजेशन कर दिया, कोई आयनिक मोलिक्यूल या आयनिक कंपाउंड डाल दिया, तो आयंस में टूटेगा। तो आयंस में टूटने से उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है, क्योंकि आयंस बन गए, तो आयंस बनेंगे तो दूर दूर होंगे, वो भगेंगे। समझ गए? तो वहां ध्यान रखना, आयोनाइजेशन में भी एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज। तो यहां भी इंक्रीज, डिसोल्यूशन में बताया था अभी क्या होती है? इंक्रीज। और सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस इंक्रीज हो गई या, तो क्योंकि सब्लिमेशन का सॉलिड से गैस में चले गए। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, 2019 का आया हुआ, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एंट्रोपी में, सिंपल। बिल्कुल। बाकी कल देखेंगे बेटा, क्वेश्चन है ना बहुत सारे इसमें, कल बता दूंगा। और